आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं सर्किल की 10 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। सर्किल के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से 99% क्वेश्चन इन सर्किल की इन 10 थ्योरम पर ही यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इन थ्योरम्स को सॉल्व करके हम सर्किल के 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये जो थ्योरम्स है आपको यूजफुल लगती है, ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम से, जो इस प्रकार है कि अगर कोई सर्किल है और सर्किल के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं, तो पहली बात इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाती है रेडियस। तो थ्योरम ये है कि ये जो रेडियस है ये और ये टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक यहां पर एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि अगर अपने पास कोई पॉइंट है P और एक कोई लाइन है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग पॉइंट से अलग अलग टाइप से निकाल सकते हैं। मतलब यहां से देखें तो ये डिस्टेंस होगी, यहां से देखें ये डिस्टेंस होगी, यहां से देखें ये डिस्टेंस होगी। लेकिन जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इस प्रकार से होगी, और ये मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसी का यूज करते हुए अगर हम इस पॉइंट को छोड़कर किसी और पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये लेंथ हमेशा बड़ी होगी और सबसे मिनिमम लेंथ हमें सिर्फ यहां मिलेगी। तो अगर सबसे मिनिमम लेंथ ये है तो इसको यहां पर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इसलिए जो सर्किल की रेडियस होती है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्किल है। तो आई होप आपको फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्किल समझ में आ गई होगी, इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की ओर। ये थ्योरम इस प्रकार है कि हमारे पास अगर कोई सर्किल है और सर्किल के हम यहां पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो ये कहलाता है हमारा आर्क। मतलब सर्किल का कोई भी पार्ट हमारा आर्क कहलाता है। इस आर्क को हम नाम दे देते हैं ए बी। थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये ए बी सर्किल के किसी पार्ट पर थीटा एंगल बनाता है, तो ये ए बी सर्किल के सेंटर पर उसका जस्ट डबल एंगल 2 थीटा एंगल बनाएगा। ये सेंटर पर इस एंगल का जस्ट डबल एंगल 2 थीटा एंगल बनाएगा। इसका जो प्रूफ होता है ये थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये सर्किल है और यहां पर ये आर्क है ए और बी, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये इस प्रकार से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। यहां पर होगा इसका सेंटर, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करते हैं। हम मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है तो यहां वाला एंगल भी अल्फा हो, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं वो रेडियस हैं। और अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इस एंगल को अगर हम बीटा मानते हैं तो ये एंगल भी हमारा बीटा हो जाएगा, सेम उसी कंसेप्ट पर। अब हम लगाते हैं यहां पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मतलब कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, ये अगर ये एक्स है, सॉरी ये दोनों अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एंगल एक्स प्लस वाई हो जाता है। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल है। मतलब कि जो जो एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो के सम की इक्वल होता है। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, इसको नाम दे देते हैं पी। तो ये इसको नाम दे ओ। तो ये ए पी ओ में अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल इस एंगल का प्लस इस एंगल का सम, मतलब 2 अल्फा। और ऐसे ये एंगल हो जाएगा 2 बीटा। तो ये जो एंगल था पी वाला एंगल, ये ए पी बी, ये है अपना क्या, अल्फा प्लस बीटा। और ए ओ बी ये क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल जस्ट सॉरी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल का जस्ट डबल है। ये देखिए ये एंगल जो है ये वाला, ये इस एंगल का जस्ट डबल है। तो ये इस प्रकार से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है कि अगर कोई आर्क सर्किल के किसी पार्ट पर थीटा एंगल बनाता है तो वो सेंटर पर उसका जस्ट डबल 2 थीटा एंगल बनाएगा। ये हमारी सेकेंड थ्योरम है। आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी।
अब हम बढ़ते हैं अपनी सर्किल की थर्ड थ्योरम पर। थर्ड थ्योरम को हम इसी थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। जैसे मान के चलो ये कोई सर्किल है, इसका आर्क, ये ए भी कोई आर्क है, तो ये अपने रिमेनिंग पार्ट, जितना भी सर्किल है, इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी एंगल बना ले, हमेशा सेम एंगल बनेगा। मतलब कि अगर हम यहां पर एक एंगल बनाते हैं, ये एंगल अल्फा है, यहां पर एक एंगल बनाते हैं तो ये भी अल्फा होगा, यहां पर एक एंगल बनाते हैं तो ये भी अल्फा होगा। तो ये कहीं भी एंगल बना ले, हमेशा सेम एंगल रहता है। तो कोई भी, ये थ्योरम इस प्रकार से है कि कोई भी आर्क रिमेनिंग ऑफ द पार्ट, जो सर्किल होगा, उस पर हमेशा सेम एंगल बनाएगा। इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सर्कल बनाया, ये ए भी एक आर्क हो गया, ये हमने फर्स्ट एंगल बना दिया, ये हमने सेकंड एंगल बना दिया। देखो, ये इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसका सेंटर यहां मान लेते हैं, तो ये वाली थ्योरम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा। अब फिर से यही थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर कोई आर्क सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, उसका जब हाफ यहां पर बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इस प्रकार से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड थ्योरम बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ सेकंड थ्योरम को पता होना चाहिए। तो ये हमारी सर्किल की थर्ड थ्योरम है। अब हम आते हैं फोर्थ थ्योरम, जो कि है हमारी अल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम। इसको मैंने डिटेल में एक बार करवाया है, लेकिन इस बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरी कंबाइंड वीडियो है। ये सर्किल है, ये कोई टेंजेंट है इसकी, इसको नाम दे देते ए, और ये कोई इसकी कॉर्ड कहलाएगी ए बी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होता है, इसे बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। इसको प्रूव करने के लिए हम जस्ट इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। सेम एंगल यहां पर ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और अगर हमें थर्ड एंगल निकालना है तो इसको 180 में से फिर माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। इसको ठीक है, अगर ये 2 थीटा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। इस प्रकार से ये हमारी अल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम प्रूव हो जाती है। ये थ्योरम भी बहुत ज्यादा यूजफुल है सर्किल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं, जो कि है हमारी एंगल इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, तो आधे सर्किल में हम जब भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। जैसे मान के चलो ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो अगर हम यहां से ज्वाइन करते हैं डायमीटर, डायमीटर क्या करता है, सर्किल को हाफ पार्ट में कट कर देगा, तो ये भाई आधा पार्ट हो जाएगा। ये मान के चलो ये हमारा सेमी सर्किल है, ये हमारा सेमी सर्किल है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी एंगल बना ले तो ये 90 डिग्री का बनता हमेशा, ये एंगल बना ले तब भी ये 90 डिग्री का बनेगा। तो ये थ्योरम हमारी है एंगल इन सेमी सर्किल। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 180 डिग्री का होगा, और हम इस पर ये थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसको जस्ट आधा होना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये थ्योरम तो बहुत आसान है प्रूव करना, बिल्कुल जल्दी से प्रूव हो जाती है। और ये हमारी है फिफ्थ थ्योरम, ये थी हमारी फोर्थ थ्योरम, ये हमारी फिफ्थ थ्योरम। ये इस प्रकार से हमारी प्रूव हो जाती है। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ थ्योरम पर, जो इस प्रकार से है कि मतलब अगर सर्किल के किसी बाहरी पॉइंट से अगर हम सर्किल पर टेंजेंट खींचते हैं, अगर हम सर्किल के किसी बाहरी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट खींचते, मान चलो ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, तो PA इज इक्वल टू होता है PB। ये सर्किल मतलब ये हमारी टेंजेंट वाली थ्योरम है कि सर्किल के किसी बाहरी पॉइंट से खींची गई दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ऑब्वियसली कि हम सर्कल से बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, तीसरी टेंजेंट तो खींच ही नहीं सकते। तो जो ये दो टेंजेंट जो बनती हैं ये इक्वल होती हैं।
इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ये O है, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं, तो ये रेडियस R, ये रेडियस R है, ये है हमारी OP, ये है हमारी OP। अब ये सॉरी ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है, और ये लाइन कॉमन है। तो अगर हम RHS ट्राइंगल के RHS प्रॉपर्टी का यूज करें, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ये हाइपोटेनियस है राइट एंगल का, ये साइड है और ये राइट एंगल बन गया। तो यहां पर हम RHS लगा के इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, और अगर दोनों ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये इक्वल हो जाएंगी, मतलब P इज इक्वल टू हो जाएगा PB। तो ये हमारी थ्योरम है, बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, ये हमारी 6th नंबर की थ्योरम थी। अब ये आती है हमारी 7th नंबर की थ्योरम। 7th नंबर की थ्योरम बोलती है कि अगर कोई सर्किल है और सर्किल के अंदर कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं, सर्किल के अंदर अगर कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके जो पार्ट्स होते हैं इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान के चलो इस पार्ट को ले लेते, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये सेगमेंट, ठीक है, ये सेगमेंट सी है और ये सेगमेंट डी है, ये ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो थ्योरम ये बोलती है कि भाई ए से बी का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, सी इंटू डी, ये हमारी थ्योरम है। अब इसको बहुत जल्दी हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहां से और इसको ज्वाइन कर दें यहां से, तो हम देखते हैं कि ये देखो, ये एक आर्क ले लेंगे हम, ये हमारा एक आर्क है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो देखो सेम आर्क, ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क, ये अगर यहां अल्फा बना रहा तो यहां भी अल्फा बनाएगा, इस सॉरी इस वाली थ्योरम से। तो ये दोनों, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको हम गामा नाम दे देते हैं, ये गामा है। तो ये दोनों ट्राइंगल देखो, थीटा अल्फा गामा, थीटा अल्फा गामा, दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, और हम सिमिलरिटी लगाएंगे। तो देखो जैसे हम छोटा ट्राइंगल ले लेते, इसमें थीटा के सामने कौन है, ए, बड़े वाले में थीटा के सामने कौन है, डी, इज इक्वल टू, इसमें अल्फा के सामने कौन है, सी, इसमें अल्फा के सामने कौन है, बी। बस अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी इज इक्वल टू जाएगा सी इंटू डी। ये हमारी सर्किल की थ्योरम है। तो इसको भी बहुत सारी जगह अप्लाई करते हैं कि अगर सर्किल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो मतलब सेगमेंट होते हैं इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारी सर्किल की 7th थ्योरम है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। हम इसको रब कर देते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो साथ साथ इसके नोट्स भी बना रहे होंगे, साथ साथ लिखते भी जा रहे होंगे। अब हम आते हैं 8th नंबर की थ्योरम पर, जो इस प्रकार से है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और किसी बाहरी पॉइंट से अगर हम यहां पर सीकेंट खींचते हैं, या फिर जो सीकेंट होती हैं इनको हम अगर आगे प्रोड्यूस करते हैं और ये कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, मान के चलो ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। तो थ्योरम ये बोलती है कि पहले पी ए इंटू फिर पूरी लेंथ पी बी इज इक्वल टू होगी ये छोटी लेंथ पी सी इज इंटू ये बड़ी लेंथ पी डी, पी डी। ये हमारी थ्योरम है, ये हमारी सर्किल की थ्योरम है कि पहले छोटी लेंथ चलना है फिर बड़ी लेंथ चलना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर छोटी लेंथ चलना है फिर बड़ी लेंथ चलना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, और ये प्रोडक्ट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये हमारी थ्योरम है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा। ये एक छोटा सा आर्क है एसी, एसी छोटा सा आर्क है। अगर हम आर्क द्वारा एंगल देखें तो अगर यहां पर बीटा एंगल बनता है तो यहां पर भी बीटा एंगल बनेगा।
यहां पर बीटा एंगल है तो यहां पर भी हमारा बीटा एंगल बनेगा। अब हम ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल कौन कौन से देखना है इसमें, ट्राइंगल देखना है सी या फिर पी सी बी, पी सी बी। दूसरा ट्राइंगल देखना है ये पी ए डी, पी ए डी। ये दोनों ट्राइंगल देखो, बीटा अल्फा भाई, एक ट्राइंगल में सॉरी दो ट्राइंगल के अगर दो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसको हम नाम दे देते हैं गामा, तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल इक्वल, तो ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलरिटी लगाएंगे तो हम देखते, पहले हम इसमें लगाते हैं कौन से, सॉरी पीसीबी, पीसीबी इसमें देखते हैं तो गामा के सॉरी इसमें पीसीबी, इसमें बीटा के सामने कौन है, तो आप बोलेंगे सर पीसी अपॉन, इसमें बीटा के सामने कौन है, पी ए इज इक्वल टू। अब इस वाले ट्राइंगल वापस से देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल में सॉरी ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये कौन सा, ये इसमें पी सी बी, पीसीबी ट्राइंगल में हम गामा के सामने देखते हैं, गामा के सामने कौन है, पीबी। इसमें गामा के सामने कौन है, ये पूरी लेंथ है पीडी। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी इंटू पी डी। ये हमारी थ्योरम इस प्रकार से प्रूव हो जाएगी। और ये थ्योरम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किए हैं, इस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। तो ये हमारी 8th नंबर की थ्योरम थी। अब हम आते हैं सर्किल के 9th नंबर की थ्योरम पर। 9th नंबर की थ्योरम ये वाली थ्योरम है कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल में एक सेकेंड हम खींचते हैं और एक टेंजेंट खींचते हैं, और ये किसी पॉइंट पी पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं, ये किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम मान देते हैं टी, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। तो ये होता है पीटी का थ्योरम, बोलती है पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पहले छोटी लेंथ फिर बड़ी लेंथ, तो पी ए इंटू में पी बी, ये बड़ी लेंथ हो जाएगी पी बी। इसको भी हम सेम वैसे ही प्रूव करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ये मान चलो यहां पर ज्वाइन कर दिया इसको, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, तो इस एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा। ये हमारा एक, अब हमें देखना है ये छोटा वाला एंगल, ये है अल्फा, और इसमें दूसरा कौन सा एंगल इक्वल होगा। देखो ये एंगल हमारा हो गया अल्फा। इसके बाद हम देखें तो छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये हमें कौन कौन सा ट्राइंगल देखना है इसमें, ये देखना है ट्राइंगल पी ए टी, और दूसरा ट्राइंगल देखना है हमें सबसे बड़ा पी टी बी, पी टी बी। इसमें हमारा एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा एंगल हम कहां से देखेंगे कि जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, कौन सी वाली, ये वाली, इसका यूज करना है। देखो अगर हम इसको बीटा मान लेते हैं तो ये एंगल भी हमारा बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी अल्टरनेट सेगमेंट में सेम एंगल बनेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो जाएंगे तो छोटे वाले ट्राइंगल देखते बीटा के सामने कौन है, तो पी ए है। बड़े वाले ट्राइंगल में बीटा के सामने कौन है, भाई बीटा के सामने बड़े वाले ट्राइंगल पीटी है, पीटी। छोटे वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में यहां इस एंगल को नाम दे देते हैं गामा, तो यहां पर ये पूरा एंगल गामा हो जाएगा, ये थर्ड एंगल है। छोटे गामा के सामने कौन है, पीटी है। बड़े वाले में गामा के सामने कौन है, ये पूरी बड़ी लेंथ है पीबी। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। ये हमारी 9th थ्योरम हो जाएगी सर्किल की। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं लास्ट थ्योरम पर, जो कि है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम। देखो अगर हमारे पास कोई सर्किल है और सर्किल पर हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, तो इन 4 पॉइंट से
जो से ये क्वाड्रिलेटर बनता है, इस क्वाड्रिलेटर को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। थ्योरम ये बोलती है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हैं इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब अगर ये एंगल, इसको हम x नाम दे दें, इसको y नाम दे दें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और ऐसे ही इसको अगर हम w नाम दे दें, इसको z नाम, सॉरी इसको z नाम दे दें, तो w प्लस जेड ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है कि अपोजिट जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है इनमें जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखो इसको प्रूव करने के लिए हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया, ये वाला ज्वाइन कर दिया। अब जो छोटे छोटे एंगल वाला है इनको नाम दे देते हैं। इसको एंगल 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अगर हम ये वाली थ्योरम, इस वाली थर्ड थ्योरम का यूज करें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये एंगल 1 और ये 4 इक्वल होगा, क्योंकि इस आर्क, ये आर्क हमेशा सेम एंगल बनाएगा। तो यहां पर अगर 4 बना है तो यहां पर 1 बनेगा, 4 और 1 इक्वल हो गए। दूसरा हम देखें तो यहां पर 2 और 7 इक्वल होंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सॉरी एंगल 4 तो हो गया, एंगल 3 एंगल इज इक्वल टू एंगल 6। बचा कौन सा एंगल है? एंगल नंबर 8 बचा है। एंगल नंबर 8 किसके इक्वल होगा? एंगल नंबर 8 होगा एंगल नंबर 5 के इक्वल, एंगल नंबर 5 के इक्वल। ये हमने कर दिया। अब अगर हम यहां पर क्वाड्रिलेटर के या एंगल का सम लगाएं तो एक जो चतुर्भुज होता है, जो क्वाड्रिलेटर होता है, उसके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। मतलब अगर हम इसके पूरे एंगल को ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब हमें देखो, हमें अपोजिट एंगल प्रूव करना है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल कौन सा होगा? प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। मतलब इनको छोड़कर हमें सबको चेंज करना है। देखो एंगल 1 1 2 5 6 चाहिए तो उनको छोड़ो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 चाहिए। एंगल 3 को चेंज कर दो, एंगल 3 यहां पर नहीं चाहिए। एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 6 के। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, इसकी जगह पे एंगल 6 लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है। एंगल 4 नहीं चाहिए तो एंगल 4 को चेंज करो। एंगल 4 किसकी इक्वल है? ये एंगल 1 की इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 चाहिए है, प्लस एंगल 6 चाहिए है, प्लस एंगल 7 किसकी इक्वल है? एंगल 7 एंगल 2 की इक्वल है, प्लस जो एंगल 8 है वो एंगल 5 की इक्वल है, इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखो सभी एंगल डबल हैं तो इसको हम लिख देंगे 2। भाई सबको डबल है, सबको 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 180 टाइम हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा एंगल ए है तो एंगल ए लिख देंगे, प्लस ये हमारा एंगल नंबर सी है, सॉरी एंगल सी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आई होप आपको ये सर्किल की सारी थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आने वाली वीडियो में इन पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आपको इनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, माइंड में सेट करके रखना है कैसे प्रूव करते हैं, ताकि जो प्रोसीजर है उससे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस आपने यहां तक देखा, इसके लिए थैंक यू।